अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का मरकजी कमांडर और डॉक्टर अल्लाह नजर का जानशीन डॉक्टर मनान बलोच अपने 4 साथियों समेत मारा गया। इसी पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। हारून साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों डॉक्टर मनान की हलाकत बलूचिस्तान की कौम परस्त तहरीक और सियासत के बारे में क्या इशारा दे रही है? देखिए, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है ना, मैपिंग सूबे की कर ली गई है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। वैसे वो पहले ही उसको बहुत धचका लग चुका है। 650 तो मिनिमम फिगर है जिन लोगों ने सरेंडर किया है और मेरा ख्याल है 1000 के लगभग है। मजीद लोग सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पैकेज की जरूरत है। उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पैसे दिए जाएं, उन्हें नौकरियां दी जाएं और उसमें सूबाई हुकूमत भी कुछ सुस्ती दिखाती है और मरकजी हुकूमत भी कुछ, हालांकि पॉलिसी तो मरकज की भी ठीक है, इसमें सूबे की भी ठीक है और कोहियन भी है। जैसे मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि बलूचिस्तान वो वाहिद जगह है जहां सब में एक हमआहंगी है। फौजी क़यादत में भी, एफसी की लीडरशिप भी मोटिवेटेड हैं लोग, चीफ सेक्रेटरी भी, आईजी भी, आईजीएफसी भी, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उसी वजह से नतायज निकल रहे हैं और मुल्क में भी नतायज उसी वक्त निकलेंगे जब मिलिट्री और सिविल लीडरशिप में हमआहंगी होगी और सिविल अदारों को मजबूत किया जाएगा। तो ये देखिए, प्रॉब्लम पैदा करने वाले तो वहां बहुत हैं और बात का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको वसूख से कहता हूं कि अमरीकी भी अब गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, आपको पता है कि CPEC उन्हें पसंद नहीं है, बिल्कुल CIA इसमें मुलव्वस है, बाज़ औक़ात सपोर्ट करती है और लोग तो हैं, इंडिया तो है ही, इंडिया तो कह चुका है CPEC नहीं बनने देंगे। और ये चीन की तरक्की और CPEC से पाकिस्तान का माशी तौर पे खुद कफील होना अमरीकियों को पसंद तो नहीं है और चाहते तो ईरानी भी नहीं है, लेकिन कोई हमारे पास शहादत नहीं है इस वक्त कि वो गड़बड़ इस वक्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाज़ अरब मुल्क भी चाहते हैं, लेकिन बरतानिया मुलव्वस रहा है। MI6 का एक प्लान है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर मौका मिले कभी गवादर से लेकर कराची तक की पट्टी को काट दिया जाए। मुझे नहीं पता MI6 से दस्तबरदार हुई है या नहीं, मगर ये बड़ी यार कौम है और इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जब से वहां गए थे पिछले जनरल नासिर जंजुआ साहब, तो बहुत बेहतरी हुई। उन्होंने वो मेथड इस्तेमाल किया जो पहले नहीं किया गया था, मोटिवेट किया लोगों को, आहंग पैदा किया और लोगों को एक दूसरे के करीब लाए और कनेक्टिविटी पैदा किया, आम आबादी के साथ रब्ता किया। हम वहां थे 14 अगस्त को, तो हमने देखा, अबीब अकरम साहब भी थे कि कहां ज़ियारत से लेके तो कोयटा तक परचम लहरा रहे थे। तो डॉक्टर अल्लाह नजर के बाद ये जो आदमी है, ये मकरान से इनका ताल्लुक है, उस इलाके में पढ़े लिखे लोग हैं। ये रूसियों ने आबियारी की थी सबसे पहले, अब इंडियंस उनके जानशीन बन गए हैं। इंडियंस उस वक्त भी थे, लेकिन उस रूसियों ने कौम परस्ती का फलसफा पेश किया था कि साहिल हमारे लिए बलूचिस्तान का बड़ा अहम है और ये अहमक ये समझ रहे थे रूसी भी और उसके जेर असर कुछ अफगान लीडर भी काबुल में। और ये एक मसनूई मुल्क है, वो कहते थे ये खत्म हो जाएगा। ये मसनूई मुल्क नहीं है, ये मुल्क कभी इंशाअल्लाह खत्म नहीं होगा और इनके सीने पे मूंग दलेगा, ये इसी तरह बरकरार रहेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हिकमत से काम न लिया जाए। जो हमारी गलतियां हमें वो समझना चाहिए। अयूब खान के जमाने में हुई, उससे पहले हुई कार्रवाई, फिर भुट्टो साहब ने तो कमाल ही कर डाला, यानी वहां हुकूमत को बरतरफ किया। फिर लोग नाराज थे ही, वहां अलहदगी के लिए लोग काम तो कर ही रहे थे मुख्तलिफ ममालिक, और मगर यह कि इस तहरीक में कभी वो नहीं थी, हमआहंगी नहीं थी। अलहदगी की तहरीक में मरी और बुगटी कबीले में इख्तलाफात हुए, एक लंबी कहानी है। अब तो बरामदा बुगटी भी तैयार थे इसके लिए और खान अब कल्लाद भी तैयार थे। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा धचका है और ये अगर सूरत हाल जारी रहती तो इंशाअल्लाह 2-3 साल लगेंगे। ये बहुत जल्दी नहीं, जैसे सरफराज बुगटी कह रहे, मैं उससे एग्री नहीं करता, बहुत जल्दी नहीं खत्म होगा ये मामला। अभी चलेगा। आप तो कोयटा में मौजूद हैं, डॉक्टर सरफराज बुगटी ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है, वहां के हल्के क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, कामयाबी तो बिलाशुबा ये बहुत बड़ी है और खासतौर पर जो डॉक्टर मन्नान का प्रोफाइल था वो कुछ इस तरह था कि ये बलोच नेशनल मूवमेंट एक पार्टी थी जो सरफेस पे काम करती थी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी। ये जिस तरह नेशनल पार्टी है या दीगर पॉलिटिकल पार्टियां हैं बलूचिस्तान की, उसी तरह ये डॉक्टर मन्नान जो थे उसमें काम कर रहे थे। 3-4 तकरीबन 5 साल पहले ये जो थे ये सरफेस से गायब हुए थे और फिर ये BLF के साथ जा मिले थे। लेकिन BLF का और इनका रिश्ता जो है वो ऐसा ही है जैसे एक IDA का और अमल का रिश्ता होता है।
یعنی آئیڈیا بنیادی طور پر جو بی ایل ایف تھی وہ آئیڈیا جو تھا وہ ان کا تھا، یعنی ڈاکٹر منان کا تھا. یہ تین لوگ تھے، ڈاکٹر منان، ڈاکٹر دل محمد اور ڈاکٹر اللہ نظر. یہ تینوں لوگوں نے مل کے اس آئیڈیا پہ سوچا تھا اور اپنے اپنے کردار کی تشکیل کی تھی. تو ڈاکٹر اللہ نظر کے ذمہ لگایا گیا تھا. ڈاکٹر اللہ نظر بھی اگرچہ ان کے ساتھ تھے پالیٹکس میں، لیکن بعد میں ڈاکٹر اللہ نظر جو تھے وہ بندوق اٹھا کے چلے گئے. ان کے پیچھے پیچھے پھر یہ ڈاکٹر منان بھی گئے، اور ڈاکٹر اللہ نظر کی موت کے بعد جو ڈاکٹر منان تھے یہ پریکٹیکلی نہ صرف بی ایل ایف کو کمانڈ کر رہے تھے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ بی ایل ایف کو انہوں نے ایک ریجوینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ پورے علاقے میں، خاص طور پر مکران ڈویژن میں بڑے ایکٹیو تھے، اور وہاں پہ یہ جلسے تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں وہ کیا کرتے تھے، اور کارنر میٹنگز کے ذریعے یہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. دوسرا، انہوں نے ریسنٹلی ایک جگہ پہ ایک تقریر کی اور وہاں پر کہا کہ جو خزدار میں جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور خزدار جو اس وقت ایک پرامن علاقہ ہے، میں خزدار کو برباد کر کے رکھ دوں گا. تو اس طرح کی باتیں بھی ان سے منسوب یعنی جو تھی منسوب کیا کی گئی، مطلب انہوں نے لوگوں میں کہی. تو یہ بہت ہی آپ یوں کہیے کہ نہ صرف ریجڈ تھے بلکہ انتہا پسندی کی حدوں کو چھو رہے تھے. تو ان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے کی کچھ بات چیت بیہائنڈ دا سین ہوئی بھی تھی کسی زمانے میں، لیکن وہ بھی ناکام رہی. ان کے اوپر پھر یہ 2-3 دفعہ. اچھا ہارون صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان قوم پرستوں کی ہلاکتوں سے نکلے، لیکن ایسا ہوا، دلچسپ بات یہ بتا دوں کہ ان کی ڈائریاں جو تھی وہ سیکورٹی فورسز کے قبضے میں آ گئی، اور بہت سارے ایڈریسز جو تھے وہ سیکورٹی فورسز کے قبضے میں آ گئے، جس کے نتیجے میں پھر جتنے جو اس طرح کے سیپریٹسٹ جو ہتھیار بند تھے ان سے نمٹنے میں بڑی آسانی ہوئی. تو اب ان کے بعد جو ہے آپ یوں کہیے کہ آج جیسے بھی ہارون صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ اتنا بڑا لاس ہے بی ایل ایف کے لیے کہ اس کے نتیجے میں بی ایل ایف کے جو تھوڑے بہت لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی سرنڈر کی طرف مائل ہوں گے اور وہ بھی سرنڈر کریں گے. لیکن اب وہ بات ہے کہ آپ ہماری جو حکومت ہے صوبائی اور وفاقی ان سے کس طرح ڈیل کرتی ہے اور انہیں کیا کیا آپ یوں کہیے کہ انہیں کیا کیا انسینٹیوز دیتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف مقدمے کھل جائیں. ان کی اگر نوکریاں تھی سرکاری تو انہیں بحال رہنا چاہیے، تو لہٰذا انہیں آپ واپس سیم لیں. اچھا ہارون صاحب، قوم پرستوں کی ہلاکتوں سے مسلح تنظیموں کو کیا میسج جائے گا؟ یہ میسج تو واضح ہے، ایک تو جنگ ہے. دیکھیے گزارا یہ ہے کہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. پنجاب کے اخبار نویس اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں. ہم لوگ تو کبھی نہ کبھی جاتے ہیں، ہمیں بھی زیادہ جانا چاہیے. بلوچستان کا ادراک نہیں ہے. لاہور کے اخبار نویسوں کو اسلام آباد سے وہاں جانا چاہیے، ملتان کے اخبار نویسوں کو جانا چاہیے، اور کسی کو یہ بندوبست کرنا چاہیے کہ پہلے اس کو سمجھیں تو صحیح. جو بلوچستان ہمارے ذہن میں ہے کوئٹہ ہے، بس لوگ کوئٹہ جاتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، سیر کرتے ہیں. بہت کسی نے ہمت کی تو زیارت چلا گیا. دیکھیں آپ سمجھ نہیں سکتے، بہت ڈیپ روٹڈ ہیں بعض چیزیں. یہ روسیوں نے شروع کیا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا برین واشنگ کی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اگر وقت ہے، اگر آپ فوری بیچ میں اصل میں وقفہ لے لیتے ہیں پھر سارا کام خراب ہوتا ہے. اگر ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس واقعے کی جانب ہم آئیں گے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پنجاب میں آخر اسکول کب کھلیں گے، کیونکہ والدین اور بچے اس حوالے سے بہت پریشان ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے منان بلوچ کی ہلاکت کے حوالے سے. ہارون صاحب، آپ اس حوالے سے کوئی واقعہ سنانے والے تھے. دیکھیے جو بنیادی نقطہ میرا یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں حقیقی تعاون کے بغیر، جس پہ پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے اب، یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. افغانستان میں جا کے لوگ پناہ لیتے ہیں، اتنا بڑا بارڈر ہے، کنٹرول تو ہو نہیں سکتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے بے دلی کے ساتھ دونوں ملکوں کے حکمران بات کرتے رہے ہیں اور کن کن مغالطوں کا شکار رہے ہیں اور کن کن انفلوئنسز میں رہے ہیں. ترقی کے آنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نئے حکومت میں آئے تھے تو وہ گئے وہاں پہ، اور انہوں نے ان سے 2 باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ یہ ریکارڈ پہ ہے اور اس کو اسٹیبلش کیا جائے، سبسٹینشیٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور انہوں نے 2 باتیں ان سے کہیں جنرل ضیاء الحق نے. ایک یہ شمشاد کی پہاڑی پہ اینٹینا نہ لگائیں، وہ اونچی جگہ ہے بارڈر کے قریب، وہاں سے کو پروگرام پیش کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ وہ پختونستان بنا لیں گے، اور یعنی یہ پورا پختونخوا کا صوبہ اور بلوچستان کا بڑا ایریا افغانستان میں شامل کر دیتے ہیں. ہم مکانہ، یہ برین واشنگ جب لوگوں کی ہو جاتی ہے تو ایسے ہم مکانہ خیالات ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں.
एक तो वो, दूसरा उन्होंने कहा अजमल खटक साहब यहाँ हैं और लोग हैं, पख्तून ज़लमे के एनपी के बहुत से वर्कर वहाँ थे और उनको टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो उन्होंने कहा इनको वापस भेज दें, हम नहायत इज्जत आबरू के साथ इनको ले जाएंगे और कुछ इनको कहेंगे नहीं। और हमारे जो लोग हैं, आपके जो लोग वहाँ आए हुए हैं, गुलबदीन हिकमत यार, अहमद शाह मसूद, और इन सबको हम वापस भेज देंगे, इस मसले को खत्म किया जाए। तो ज़िया लग के कंधे पे हाथ मारा तरकई ने, ये ऐनी शायद ने लिखा है, उनके कंधे पे हाथ मारा जो बैज लगे हुए थे, और कहा कि मलका विक्टोरिया का कमरबंद इसने पहन रखा है, और वो ये नहीं जानता था कि ज़िया-उल-हक पश्तो जानते हैं। अच्छा। इसके बावजूद उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया। इसका मतलब नहीं हमने हमाकतें नहीं की, हमने भी बहुत हमाकतें की अफगानिस्तान के मामले में। ये वक्त आ गया इस बात को समझ लिया जाए। अफगानिस्तान का तावन हमें दरकार है, ईरान का तावन दरकार है, ये हमारे बिरादर मुस्लिम ममालिक हैं। जितने भी इख्तलाफात रहे हों, अगर उन्होंने गलतियां भी की हों, ज्यादतियां भी की हों, हमने भी की हैं गलतियां। मामला इंडिया से निमटने का है, मुज़ाकरात अगरचे उससे भी होने चाहिए। ये बड़ी हिकमत और तवाज़ुन की जरूरत होती है एक नई स्टेट को, जिसके इतने बहुत से दुश्मन हो। पाकिस्तान अब भी एक नई स्टेट है और इश्यूज अब तक वही के वही हैं, लेकिन अब वो चलें दूसरे मौजू पे, इस पे फिर किसी वक्त मैं तफसील से बात करूंगा। ठीक है हबीब साहब, वालिदैन बड़े परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, तालीमी हर्ज हो रहा है, यही पता नहीं है कि कल स्कूल जाना है या नहीं जाना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कह दिया है कि स्कूल खुलेंगे कल, जबकि 12 बड़े स्कूल्स ने ये कहा है कि कल स्कूल बंद रहेंगे। देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बेहिकमती अगर गवर्नेंस के मामले में किसी ने एक क्लासिकल उसकी एग्जाम्पल देखनी हो तो वो पंजाब हुकूमत का तर्ज अमल देख ले जो उसने स्कूलों के मामले में इख्तियार किया है। देखिए, इस मामले को पहले कहा गया कि सर्दी है, यही एक बुनियादी तौर पे आप यूं कहिए कि हम भी स्कूलों में पढ़े हैं, हमने जिंदगी भर ये मौसम की तकरीबन यही रफ्तार और यही चलन देखा है। हमें तो कभी ये ऑफर नहीं किया गया था कि जनाब जनवरी के इब्तदाई दिनों में स्कूल बंद हो गए इसलिए कि बर्फ पड़ गई पहले तो सर्दी के महीने भी ज्यादा होते थे, ऐसा कभी नहीं, सर्दी के महीने कम हो गए। सर्दी के महीने, जनवरी के महीने में हमेशा से सर्दी यही पड़ती रही है। देखिए, एक तो सर्दी का बहाना बनाया गया, एक तो पहला झूठ ये बोल दिया गया और झूठ के पांव नहीं होते। उसके बाद फिर तमाम स्कूलों को इस तरह खुदेड़ दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, हमारी पुलिस की तरफ से खास तौर पे, कि जैसे ये स्कूल जो है ये पाकिस्तान में या पंजाब में नहीं है बल्कि किसी दूसरे मुल्क के स्कूल है, जैसा पुलिस ने इनसे सलूक किया है। आप तसव्वुर कीजिए कि ऐसे जो एसओपीज के नाम पे ऐसे नामे जो हैं वो इन्होंने स्कूलों में दिए हैं कि जिनको देख के सर शर्म से झुक जाता है कि क्या ये पंजाब की पुलिस को ये पता नहीं है कि ये एक विफाक का हिस्सा है। वो जो एसओपी नामा है, सो कॉल्ड हदायतनामा, उसमें ये लिखा गया है कि फलां जगह से भी कोई बंदा नहीं आएगा, यानी फलां शहर का कोई बंदा नहीं होगा, फलां सूबे का कोई बंदा नहीं होगा, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर कौमियत का नहीं होगा, वो इस शनाख्त का नहीं होगा जो गार्ड बनेगा। आप देखिए आप किस किस्म की हरकतें कर रही है ये पंजाब पुलिस। क्या ये पाकिस्तान की, मुझे नहीं लगता कि ये पुलिस ने यानी या मैं आपको क्या अर्ज करूं कि मेरे सामने इतनी मालूमात हैं कि और इतनी घटिया इनकी तहरीरें हैं जो मैंने देखी हैं कि मुझे शर्म आती है बताते हुए कि पंजाब की पुलिस और इसके आला अफसरान ने और पंजाब हुकूमत के जो बड़े लोगों ने इस पे जर्रा बराबर भी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं की। आप तसव्वुर कीजिए कि जब आप किसी स्कूल में इस तरह का हदायतनामा भेजेंगे हारून साहब, जिसमें यह लिखा होगा कि फलां जिले का बंदा आपके पास गार्ड ना आने पाए, तो इसका क्या मतलब होगा? हारून साहब, हर ऐसे वाक़े के बाद ही हमें सिक्योरिटी का ख्याल क्यों आता है? नहीं, वो प्लानिंग तो करनी नहीं ना। पुल बनाने हैं, मोटरवे बनानी है, ऑरेंज ट्रेन बनानी है, अदारे तो बनाने नहीं ना। ये सिर्फ वो शौकत भट्टी साहब ये समझ रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं। भाई हमारा मसला शौकत भट्टी तो नहीं है, मसला ये है कि एक ऑनेस्ट पुलिस अफसर जब एक जिले में होता है, तहसील में होता है, और वो खुद मुतहर्रक होता है, रिश्वत नहीं लेता, लेने नहीं देता और हरकत में रखता है, लोगों की ट्रेनिंग करता है, तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। अब गुजरखां में अल्लाह न करे कोई ऐसा वाक़या, गुजरखां में वैसे चंद एक स्कूल हैं और काफी मैंने देखा लोग विजिलेंट भी हैं, तो वह वाकया तो शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार होंगे ना, और आईजी साहब जिम्मेदार होंगे और शौकत भट्टी जिम्मेदार होगा। इसलिए कि आप एक नालायक को लाके बिठा देते हैं वहां पे, एक लायक आदमी को हटा देते हैं। एमपीएस की मर्जी की, एमएनएस की मर्जी से पुलिस अफसर लगेंगे। लेकिन हारून साहब, मसला भी तो यही है ना कि हुकूमत ये कहती है कि स्कूल्स अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करें। स्कूल्स कैसे सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें? नहीं, खुद कैसे कर सकते हैं? फिर ये जो हमकाना बात की, आप नाम लें, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। कहा कि ये पठान चौकीदार न रखें, कितनी
अहमकाना बात है भाई। सादा बात यह है, कोई पश्तून होता है जो टेररिस्ट होता है, पंजाबी नहीं होते टेररिस्ट, सिंधी नहीं होते, बलोच नहीं होते टेररिस्ट। ये कितनी मुज़क्का खेज बात है। जनूबी पंजाब और शुमाली पंजाब के बारे में भी कहा गया है कि वहां से भी ना हो। आप में बेकार हैं, हर जगह है, लाहौर में भी हैं। ये सोशल मीडिया भरा हुआ है टेररिस्टों से। रोज मिलाद पे एक दूसरे को गालियां देते हैं, मुहर्रम में एक दूसरे को गालियां देते हैं। अभी तबलीगी जमात के मसले पे इसको नहीं बंद करते। ये जो हेट स्पीच हो रही हैं इस पे नहीं है, यानी ताकत से करने की कोशिश करते। भाई सीधी एक हिदायत चाहिए थी कि इसको ये तरीक़ेकार है चेक करने का, उसको चेक करें। वो जिस गांव का है, जिस शहर का है, वहां एक सिस्टम बनाते, पख्तूनख्वा के साथ कोऑर्डिनेट करते, मालूमात का तबादला होता। मैं रोज रोता हूं कि इंटेलिजेंस पुलिस की होती है, पुलिस की, फौज की नहीं होती इंटेलिजेंस सारी दुनिया में। ठीक। और वो इंटेलिजेंस जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगी, ये स्पेशल ब्रांच को ठीक नहीं करेंगे, सीआईडी को ठीक नहीं करेंगे, थाने को ठीक नहीं, थाना सबसे अहम यूनिट है, उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे। ये कहां लिखा हुआ है कि एक पेशावर का रहने वाला तो टेररिस्ट होगा और कराची का रहने वाला नहीं होगा। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इस मसले का आखिर हल क्या हो, कैसे वालिदैन और बच्चों को इस परेशानी से बचाया जा सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्कूलों की बंदिश के हवाले से। हारून साहब, वालिदैन और बच्चे अब करें क्या इस गैर यकीनी की सूरत हाल में? इस मसले का हल क्या हो? देखिए, मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर पंजाब को टेलीविजन पे आना चाहिए और पूरी बात एक्सप्लेन करनी चाहिए। उससे पहले उन्हें सलाह मशवरा कर लेना चाहिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट से। बहुत हैं पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है। हमारे सबकदोश पुलिस अफसरों में से कई ऐसे, एक दो नहीं, बहुत सारे हैं जिनके साथ वो मशवरा करें। और जो लोग हैं, फौज के जो लोग हैं, एजेंसियों के जो लोग हैं, पुलिस में भी, सर्विंग पुलिस में भी बात बहुत अच्छी है। हारून साहब, राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया है कि स्कूलों की सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, हुकूमत स्कूलों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, वालिदैन बेखौफ होकर बच्चों को स्कूलों में भेजें। ये इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। एक हालत जंग है, उसमें रिस्क लेना पड़ता है। हर जान कीमती है और बच्चों की जान ज्यादा कीमती है। उसका कलक हमेशा ज्यादा होता है, उसका दुख बाकी रहता है। और वालिदैन को अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में बदियत किया है कि उनकी हिफाजत करें। इसी तरह इंसान जो है वो जिंदा रहता है। वरना एक बच्चा तो इस काबिल होता है, सिर्फ इंसान का बच्चा ऐसा है जो इस काबिल होता ही नहीं कि अपनी हिफाजत करे। बाकी जानवरों के बच्चे तो पैदा होते ही भागने दौड़ने लगते हैं, ये चंद दिन में भागने दौड़ने लगते हैं। तो ये कुदरत ने एक बंदोबस्त किया है और सारे माशरे को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। कौमें हिफाजत किया करती हैं मुल्क की, फौज और पुलिस नहीं सिर्फ किया करती। और रोज हम रोते हैं कि भाई ये पुलिस की कैपेसिटी बढ़ाए। 99 में शहबाज शरीफ साहब से मेरी इस पे मीटिंग हुई थी और मैंने उन्हें कुछ तजावीज दी थी। बाद में जब मिले मैं उनको याद कराता रहा। पिछले साल भी मैंने उन्हें याद कराया कि हुजूर इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुछ आपने किया नहीं है। 99 के बाद कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इसको किया जा सकता है, इंडिपेंडेंट बनाए पुलिस को और शहरियों में अवेयरनेस पैदा करें। ये टेलीविजन किस लिए है? इस पे अवेयरनेस पैदा करें ना। पुलों के इश्तहार देने की तो बड़ी बेताबी होती है, और ऑरेंज ट्रेन की और दूसरी चीजों की, और वो कंप्यूटराइजेशन की जो कभी होगी ही नहीं लैंड की। तो लोगों को अवेयर करें, लोगों को इन्वॉल्व करें, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करें। जब तक आबादी इन्वॉल्व नहीं होगी, शहरी इन्वॉल्व नहीं होंगे, उस वक्त तक चीजें तेजी के साथ बेहतर नहीं होंगी और जब तक सिविल अदारे तामीर नहीं होंगे। अच्छा हबीब साहब, आपको क्या लगता है इस मसले का हल है क्या आखिर? कि इस बात की हम क्या गारंटी दे सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद दोबारा स्कूल्स बंद नहीं होंगे, दोबारा से वालिदैन और बच्चों को ये परेशानी नहीं होगी? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो स्कूलों की सिक्योरिटी को अगर आप अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे तो इस मसले को कभी हल नहीं कर सकेंगे। देखिए, ये हमारे सिक्योरिटी सेटअप में पता नहीं क्यों किसने ये वहम डाल दिया है कि किसी एक चीज के गिर्द भारी गार्ड लगा दो, उसको महफूज बना दो, उसको बख्तरबंद बना दो, फिर उसके ऊपर बंकर बना दो तो ये चीज महफूज हो जाती है। ऐसा नहीं हुआ करता। जब हम ऐसे सेगमेंटेड सिक्योरिटी करने की कोशिश करेंगे तो हम न सिर्फ खतरे से खेलेंगे
بلکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلائیں گے اور ہم دہشت گردوں کا کام آسان کر دیں گے. ہمارا مسئلہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ایک سیکیورٹی کا ہولسٹک ویو لینا چاہیے. ہمیں ایک ایک کر کے چیزوں کو محفوظ نہیں بنانا, ہمیں اس پورے ملک کو محفوظ بنانا ہے. آج اسکولوں کا مسئلہ ہے, کل کو ہماری مسجدوں کا مسئلہ بن جائے گا, پھر مدارس کا مسئلہ بن جائے گا, پھر جمز کا مسئلہ بن جائے گا, پھر سینمے کا مسئلہ بن جائے گا. آپ کس کس کو اس طرح سیگمنٹ وائز اپنا اکٹھا کرنے, الگ الگ کر کے سیکیور کرنے کی کوشش کریں گے؟ ایسا تو آپ کبھی نہیں کر پائیں گے. دیکھیے اس وقت بھی, اور جو اسکولوں کا معاملہ ہے یہ زیادہ نازک ہے. یہ ہمارے مستقبل کا, ہمارے بچوں کا سوال ہے. ہماری سوسائٹی کے سب سے پڑھے لکھے لوگ اساتذہ ہوتے ہیں. حالت یہ ہے کہ ایک ڈی پی او جو ہے وہ اسکولوں کو, اسکول کے پرنسپلز کو اور اسکولوں کے مالکان کو اور اساتذہ کو بلاتا ہے اور پولیس مین کے انداز میں ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے, ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں بجا کے کہتا ہے کہ جناب آپ دیکھیں اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. کیا یہ طریقہ ہے سیکیورٹی کا؟ اگر اس طرح انہوں نے سیکیورٹی کرنی ہے تو پھر یہ لیٹ ہے سیکیورٹی اپنی. دیکھیں اس سیکیورٹی کے نام پہ کسی کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور خاص طور پر استاد کی. اور اسے گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ جناب صاحب وہ ایک گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا, پنجاب کے ایک ہالسٹک ویو لیں. صاحب یہ جو پنجاب کی انتظامیہ ہے نا, میری عرض سنیں, پنجاب کی جو انتظامیہ ہے نا ساری حکومت, وہ ایک شخص کے گرد گھومتی ہے, جناب شہباز شریف کے. یہ بنیادی کانسیپٹ ہی غلط ہے. اگر کوئی وزیر داخلہ نہیں, آپ کو نام ہی نہیں یاد ہوگا کسی کا, کوئی آئی جی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ڈی آئی جیز کو وہ خود فون کرتے ہیں, ایس ایس پی کو وہ خود فون کرتے ہیں, اور تقرریاں خود کرتے ہیں, تبادلے خود کرتے ہیں, تو وہ ادارہ کبھی بنے گا ہی نہیں. اب جو ان کے ذہن میں شہباز شریف کے سب کے خوبیاں بھی ہیں, تحرک بہت ہے, کام جلد کرتے ہیں, بچت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا کچھ کامیابیاں بھی ہیں ان کی. اسی لیے بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سختی کی جائے گی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی سختی ایک حد تک ہو سکتی ہے, اس کے بعد لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, لوگ بے حس ہو جاتے ہیں. انسانی روح کی غذا جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہے, موٹیویشن سے لوگ کام کرتے ہیں. دنیا بھر میں یہ ایڈمنسٹریشن میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اگر موٹیویٹ کیا جائے گا, ان کا شکریہ ادا کیا جائے گا, انکریج کیا جائے گا, ان کو انسینٹیوز دیے جائیں گے تو وہ بہتر کام. کمیونزم کیوں ناکام ہو گیا؟ اسی لیے ناکام ہو گیا سختی کی وجہ سے. اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام جس میں ظلم بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے, وہ اس لیے کامیاب رہا کہ اس میں جبر اتنا نہیں تھا جتنا کمیونزم میں تھا. تو یہ بات انہیں سمجھنی چاہیے. وہ کب تک یہ 9 کروڑ لوگوں کو دبا کے اور اس کے سارے اداروں پہ پریشر ڈال کے کام لیتے رہیں گے؟ اس کی ایک حد ہوتی ہے. لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, کسی دن لوگ تنگ آ جائیں گے. ہارون صاحب, جو جس کا دل میں آتا ہے, جو جس کے دماغ میں آتا ہے, اس طرح کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے. کبھی کوئی کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے نہیں آئیں گے, کبھی کوئی کہتا ہے کہ جناب فلاں صوبے کا بندہ چوکیدار نہیں ہوگا, کبھی کوئی کہتا ہے کہ جناب فلاں ضلع کا بندہ چوکیدار نہیں ہوگا. یہ کون سی گورننس ہے؟ یہ گورننس نہیں ہے, معاف کیجیے گا. یہ تو بالکل ایک, یعنی یوں کہیے کہ یہ اس طرح کی گورننس ہے جس طرح کی مجھے دے دی جائے تو میں اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگ ہے نا جی, یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے نا جی, کہ منفی طریقے سے لوگوں کو دبا کے اور پابند کر کے. بھائی ایک اس میں عدالتیں آپ نے آزاد کر دی, جیسی بھی ہیں ڈیلیور کر رہی ہیں نہیں کر رہی. میڈیا آپ نے آزاد کر دیا جیسا بھی ہے, چاہے غیر ذمہ داری بھی ہو, اس میں سنسنی بھی ہو, مگر میڈیا موجود ہے, سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہیں, لوگ آزاد ہیں, وکلا کی انجمنیں ہیں. بھائی ایک آزاد معاشرے کو آپ اس طرح کیسے کر رہے ہیں؟ آپ ان تبدیلیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکے. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف نے تو شاید تھوڑا بہت ایڈجسٹ کیا, اور یہ موصول تو نہیں کر سکے. بیوروکریسی بھی اپنی مٹھی میں ہو, پولیس بھی اپنی مٹھی میں ہو. اسکول والوں کو کتنا خوف زدہ کریں گے, اسکول کو کتنا خوف زدہ کریں گے اسکول والوں کو؟ ایک دن وہ کہیں گے ہڑتال پہ چلے جائیں گے. اچھا اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں, اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. پنجاب تک ہی محدود نہیں ہے نا عظما صاحبہ, عظما یہ پنجاب تک ہی محدود نہیں ہے. یہ کے پی میں 4 سدہ کا جو واقعہ ہوا ہے, اس میں بھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی ماشاءاللہ وائس چانسلر کو ہٹا دے. مطلب یہ کیا ہے؟ کیا وائس چانسلر نے دیوار پہ کھڑے وائس چانسلر کو کیا کرنا تھا؟ کس نے کرنا تھا؟ مطلب آپ یہ کس طرح کی گورننس ہمارے ہاں چل پڑی ہے؟ یعنی اس کے لیے کسی مستقل حل کی ضرورت ہے, اس کے لیے کسی مستقل حل کی ضرورت ہے. سندھ میں بھی یہ سندھ میں غیر ذمہ داری کی گورننس ہے. ٹھیک ہے, اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ہارون صاحب, گزشتہ روز سے جامعہ حفصہ کے ارد گرد پولیس اور پیرا ملٹری فورسز تعینات تھی, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں ہٹا لیا گیا ہے. افسران سے جب اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی ریلکٹنٹ نظر آئے اس پر بات کرنے کے لیے. کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس, ایسا کیوں کیا گیا؟
देखिए जी, गुजारे ये है, पहले तो एक फितने को परवान चढ़ने का मौका दिया जाता है। आप मुझे बताइए, हार्ट ऑफ सिटी में मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, उन्होंने गैर कानूनी तामीरात की और थोड़ी सी नहीं की, 40-50 हजार फुट की गैर कानूनी तामीरात की मस्जिद के साथ, बिल्कुल शहर का कल्ब है। और फिर उन्होंने E7 के सामने कई एकड़ पे मदरसा बना लिया, वहां से जब लोग गुजरते थे तो हैरत ज़दे रह जाते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जरिए उन्हें पेशकश की गई कि आप 100 एकड़ जमीन ले लें, 100 एकड़ 800 कनाल शहर के करीब, और वहां बना लें, पैसे भी हुकूमत देने के लिए तैयार थी। वो इतने ताकतवर हो चुके थे और इस कदर असर्ट करने की बजाय उन्होंने कहा हमें कोई परवाह नहीं। अब भी मौलाना अब्दुल अजीज धमकियां देते हैं। अब फिर जब देखिए, तबाजुन कोई होना चाहिए, ये नहीं है कि एक तरफ तो आप इंतहाई सख्ती करें और फिर भाग जाएं। अब वजीर दाखिला साहब चौधरी निसार अली खां, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरी समझ में नहीं आता वो जस्टिफिकेशंस देते रहे कि इसके खिलाफ तो कोई पर्चा नहीं। अरे भाई, ही इज ए टेररिस्ट, वो सारी रियासत को धमकियां देता है, उस सारा उसके मामलात मालूम है। इस मस्जिद में फिरका परस्ती के लिए इजलास होते थे, प्लानिंग होती थी, टेररिस्ट यहां पनाह लेते थे। अब पर्चा दर्ज करने की जरूरत है। भाई, एतदाल का, इंसाफ का रास्ता इख्तियार करें, या तो उस इंतहा पे चले जाते हैं या उस इंतहा पे चले जाते हैं। अच्छा। वहां पुलिस डिप्लॉय करके क्या करेंगे? उनके साथ बात भी करें और उनको ये भी बिल्कुल वादे तौर पे बता दें कि कानून की आप खिलाफ वर्जी करेंगे, फितना फसाद करेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल वादे होनी चाहिए। ठीक है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रखेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जामे अफसर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के हवाले से। हबीब साहब, अवामी हलकों में यह कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है जल्द ही कुछ होने वाला है, क्या कोई ऑपरेशन भी किया जा सकता है? देखिए, ऑपरेशन किस बात पे करना है? अगर किसी को शौक है तो फिर वो जो मर्जी कर ले, और अगर शुक्र है कि मामलात आपके और हारून साहब के हाथ में नहीं है, वरना आप तो कल का करते, आज और आज का करता है भी ऑपरेशन करवा दें वहां पे। जी जी, हम ही तो वहां पर तैनात हैं। इस मामले को हम हमेशा देखिए, इस मामले को हम हमेशा तासुब की ऐनक से देखते हैं। हम अगर उस तासुब की ऐनक को उतार कर देखें इस मामले को, तो मेरा ख्याल है कि हम जल्द ही किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि जब हम मौलाना अब्दुल अजीज के कब्जे और इस तरह की दीगर चीजों की बात करते हैं, तो हमें फिर पूरे माजी में किस ने क्या किया, उस सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। देखिए, आज की सूरत हाल यह है कि मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ अगर कोई मुकदमात है, अगर चंद एक वैसे हबीब साहब, माजरत के साथ अबू बकर अल बगदादी की हिमायत का ऐलान तो मैंने किया था ना। देखिए, आप सुन लीजिए ना, अब एक अर्ज सुन लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी बात। देखिए, हमने हर उस चीज पे वो काबिल गिरफ्त है जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी सुनेंगे, आपकी और मेरी फहम या सोच के मुताबिक नहीं। तो उन अगर तो दफाते, हारून साहब एक सेकंड, जो अगर तो ताजीराते पाकिस्तान की कोई दफा टूटी है, किसकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो यस, मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ कार्रवाई करें। ये इस तरह की टिकटिंग करके आप किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि मौलाना अब्दुल अजीज, अरे भाई, यानी आप इस मामले में चौधरी निसार के हमदर्द हैं, उनका मसला मौलाना अब्दुल, यानी कि हबीब साहब, पाकिस्तान में मौलाना हो। नहीं, चौधरी निसार के साथ ये नहीं है, ये मौलाना अब्दुल अजीज के साथ है। बात इस मामले में खुदा का शुक्र है कि ये थोड़ा ही अरसा मदरसे में पढ़े हैं। अगर बिल्कुल ही मदरसे में ही पढ़े होते तो ये एक और मौलाना अब्दुल अजीज हो सकते थे। अल्लाह ने इनको बचा लिया, मुल्क को भी बचा लिया। और वो मौलाना अब्दुल अजीज की तो कैपेसिटी इतनी नहीं है, मौसूफ की तो काफी कैपेसिटी है शर फैलाने की, लोगों को गुमराह करने की। गुजारिश ये है कि भाई, वो दाइश की हमायत करते हैं, APS में जो बच्चे कत्ल हुए उसकी मजम्मत करने से इनकार करते हैं। वो एक बिगड़ा हुआ ज़हन है, टेढ़ है उसके अंदर, इंतकामी ज़हन है। ऐसे आदमी को माशरे से अलग थलग रखना चाहिए। जो भी उसकी सूरत हो, कानून के मुताबिक शाइस्तगी के साथ सोच समझ के ब्रेन वॉशिंग करते हैं। ये बलूचिस्तान में सारा मसला ब्रेन वॉशिंग का है, ये कराची में सारा मसला ब्रेन वॉशिंग का है। जब बरसों तक ब्रेन वॉशिंग की जाती है, लोगों के जहन टेढ़े हो जाते हैं, तासुब का शिकार हो जाते हैं, अक्ल की बात नहीं सुनते, तबादन बाकी नहीं रहता, रवादारी जाती रहती है। यही पाकिस्तान था 60s में, 50s में, 70s में। यहाँ ऐसा नहीं होता था। ये जो फिरका परस्त पैदा हो गया, ये जो NGOs पैदा हो गई जो पैसे लेके ज़हन साजी करती हैं, 100 अरब रुपए अमेरिका और यूरोप देते हैं उस काम के लिए, ये जो कराची में लिसानियत पैदा हो गई,
पख्तूनख्वा में अब्दुल वली खां और उनके वालिद माजिद करते रहे, उनके जानशीन अब कर रहे हैं। अच्छा हारून और ये मदरसों में भी यही हो रहा है। सिर्फ मदरसों की बात नहीं है, जहां कहीं तासुब होगा तो फिर इंसाफ तो नहीं होगा ना। हारून साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया है, मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा बता दिया जाए कि हमें मजहबी इदारे नहीं चाहिए। बस वो तो खैर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसकी वकालत नहीं करेंगे, उसका दिया हुआ खाते हैं, मदरसों की वकालत का दिया हुआ खाते हैं। और भाई अगर तुम्हें इतराज है हुकूमत की पॉलिसियों पे तो जाके नवाज शरीफ से बात करें, वजीर आजम से, वो आपकी बात सुनते भी हैं, आपका एहतराम भी करते हैं जितना कर सकते हैं, इक़्तिदार में भी आपको शरीक कर रखा, और उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि वाकई दिल से ये समझते हैं बड़ा जुल्म हो रहा है तो हुकूमत से बाहर आए, बाहर आके प्रेशर बिल्ड करें। हुकूमत में भी रहना है और इस तरह की बातें, अजीब और गरीब ही लोग हैं ये। अच्छा हबीब साहब, कुछ ऑफिशियल्स से जब बात की गई जामिया अफसा पर डिप्लॉयमेंट के हवाले से तो उन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यहाँ पर डिप्लॉय किया गया फोर्सेस को। आखिर कोई तो वजह है, कोई तो बात है, किसी वजह से वहां पर इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही है ना। देखिए बात यह है कि अगर तो आपने पहले मफरूजा कायम करना है उसके बाद इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है तो फिर आप फ्री हैं, आपके ऊपर भी, और फिर इंटेलिजेंस पे जो जिसकी ख्वाहिश है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग मैंने नहीं भेजा। देखिए बात यह है कि इंटेलिजेंस पाकिस्तान में होती रहनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। इंटेलिजेंस होती रहे, इसमें कोई मसला नहीं है। इंटेलिजेंस के नाम पे लोगों को धमकाया जाना मसला है। बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मौजूद नहीं है, क्या वो अक्टूबर 2007 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब जो बच्चे मरे हैं, जो बच्चे जाँ बहक हुए हैं लाल मस्जिद ऑपरेशन में, उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि जो बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ है उसे पूरा किया जाए? क्या ये कानून इस तरफ तो चल पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं चलता। अच्छा आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? असल प्रॉब्लम ये, मैं अर्ज करता हूं उज़मा नोमान साहिबा, मैं अर्ज करता हूं हुकूमती सर्कल्स में और हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में 2004 की एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट एक शख्स ने बनाई है जो पाकिस्तान के एक आला ओहदे पर फाइज रहा है, और उसने अपने तमाम तर तासुबात मदारिस के खिलाफ उस रिपोर्ट में डाल दिए हैं। वो उस रिपोर्ट ने पूरी की पूरी पाकिस्तानी की स्टैब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अपरेटस को पोल्यूट कर दिया है मदारिस के बारे में। देखिए क्या आज आप तबलीगी जमातों पे पाबंदी, तबलीगी जमात पे पाबंदी लगाते हैं, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी में लोगों ने हमले नहीं किए? क्या पुलिस की वर्दी में लोगों ने हमले नहीं किए? क्या स्टूडेंट बन के हमले नहीं किए? यानी आप कह रहे हैं सभी पे पाबंदी लगाएंगे? देखिए भाई हम ये नहीं कह रहे मदरसों पे यलगार करें, ये कौन कहता है? नहीं, ये क्या मफरूजा आपने बना लिया है कि मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ कह देते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? होती तो यलगार है गुजर। हम तो कहते हैं भाई सभी पे कानून नाफिज किया जाए। मदरसे रिट नहीं मानते हुकूमत की, बहुत से रजिस्टर्ड अब तक नहीं है, 200-300 तो ऐसे हैं रजिस्टर्ड नहीं है। मेरे इल्म में बड़े बड़े मदरसे वो सरकारी अफसरों को अंदर घुसने नहीं देते थे रजिस्टर्ड। सब पे कानून नाफिज, एनजीओ पे हम नहीं कहते एनजीओ पे कानून नाफिज होना चाहिए। ये जो पैसे लेते हैं बाहर से, खासतौर पे अखबार नवीसों ने जो एनजीओ बनाई हुई हैं, और फिर जाहिर है यूरोप का और अमेरिका का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, उनकी नहीं हम मजम्मत करते। मदरसों का सवाल नहीं है, जो भी शख्स है के खिलाफ एक कानून नाफिज होना चाहिए, हुक्मरानी कानून की होनी चाहिए, उसे कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है हबीब साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, आपके पास खबर है, खबर बता दीजिए। जी मैं खबर आपको देना चाहता हूं, और वो भी खबर है पंजाब की। जो पंजाब में आपको पता है कि मेट्रो बस लाहौर में चलती है और अब मुल्तान में भी बन रही है। अब तजवीज ये इस बात पे गौर हो रहा है, प्लान ये बन रहा है कि जो लाहौर की पुरानी बसें हैं ये उठा के भेज दी जाएंगे मुल्तान। अच्छा। और यहां पर लाहौर के लिए एक नई किस्म की बसें जो है वो इसी ट्रैक के लिए ले आई जाएंगी। अच्छा। अब बात यह है कि इसमें क्या, अगेन ये बेहिकमती का मामला है कि जब आप पुरानी बसें चली हुई जो 3-4 साल 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया जिन्हें चलते हुए, आप ये मुल्तान भेजेंगे, क्या मुल्तान के शहरियों का हक नहीं है कि नई बसें? सब कुछ लाहौर के लिए। ठीक है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।